very good evening to all of you beta. Good evening Anjali, good evening Sumit, good evening Rohit. A very good evening to all of you beta. And good morning, good afternoon, good evening जो जिस भी टाइम बेटा इस लेक्चर को देख रहा हो. तो हमने बेटा पास्ट एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर हम क्या कर रहे हैं बच्चे, सॉल्व कर रहे हैं. उसमें पहले दो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स बेटा हमने कर लिए. अब 2A एक्चुअली में चॉइस थी 2 और 2A, तो 2 के तो मैंने सारे पार्ट करा दिए थे बेटा. अब मैं 2A के सारे पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ. एग्जाम में कोई एक करना है आपको, इधर 2 और 2A, बट क्लासरूम डिस्कशन के लिए बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे के सारे पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ. तो 2A अपना फाइनली स्टार्ट करते हैं. डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई. एक चीज तो समझ में आ गई, टाइम ऑफ सप्लाई चाहता है. बाय गिविंग रीजन इन ब्रीफ इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस एज्यूमिंग द जीएसटी इज पेबल अंडर आरसीएम. आरसीएम का चाहता है बेटा ये टाइम ऑफ सप्लाई. अब आरसीएम तो गुड्स का भी हो सकता है, आरसीएम सर्विसेज का भी हो सकता है. यहां तक पढ़ के समझ में नहीं आ रहा कि गुड्स का चाहता है या सर्विसेज का चाहता है. मिलेगा आगे बेटा, पढ़ो आगे. सीरियल नंबर, डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ सर्विसेज. तो मेन हेडिंग ऊपर की लाइन अगर दो पढ़ते हैं यहां से तो खाली ये समझ में आया था कि टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, आरसीएम का टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है. और यहां से पढ़ के क्या नजर आ रहा है बेटा, आपका सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई और वो भी अंडर आरसीएम. तो उसका एक बार मुझे लो बता दो बेटा कि लो क्या होता है. अंजलि, रोहित, एक बार लो बता दो कि आरसीएम सर्विसेज के मैंने दो केस पढ़ाए थे, एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाला, एक अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाला. सर्विसेज में इसमें कहीं पर भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज की बात ही नहीं हो रही. तो ये बेटा अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइज होगा ये. तो देखो जरा हमें क्या निकालना है. क्वेश्चन 2A सॉल्व कर रहा हूं मैं, और उसका कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसका हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा आई फर्स्ट. और अपने को निकालना है टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज का, और वो सर्विसेज किस में आ रही है बेटा, आरसीएम में. ये निकालना है अपने को. तो एक बार लो लिख लेते हैं पहले, लो क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चन देख लेंगे. क्वेश्चन में खाली फिर डेट को पुट करना होता है. तो इसका आरसीएम होता है बेटा, इसका टाइम ऑफ सप्लाई आरसीएम के केस में डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड. जिस दिन पेमेंट हुई उस डेट को लो. और याद आ रहा हो बेटा, इनवाइस से 61वां दिन लेते थे, इनवाइस से 61वां दिन इनवाइस की डेट को जोड़ते थे, और 61वां दिन गुड्स के केस में 31वां दिन होता था, इनवाइस सर्विसेज के केस में 61वां दिन कंसीडर करते थे. इसको लिखते थे हम डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days from the date of issue of invoice. लैंग्वेज पे ध्यान से, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days, 60 दिन काउंट करने हैं. किससे बेटा, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस, उससे अगले दिन से. इसको छोटा करके हम क्या बोलते थे बेटा, 61st day फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस. याद आ रहा हो. और इन दोनों डेट का कौन सी डेट लेते थे बेटा, विच एवर इज अर्लियर या विच एवर इज लेटर. पार्टिसिपेट करा करो. गुड. इन दोनों में से जो भी डेट पहले आ जाएगी. तो जिस दिन बेटा पेमेंट हुई वो डेट, इनवाइस की डेट से 61st डे आपका विच एवर इज अर्लियर. और पेमेंट किस दिन मानी जाए, पेमेंट किस दिन मानी जाए ये कैसे पता चलता था. नोट डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड, डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड. ये कैसे निकालते थे बेटा, हाँ जी, डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड कैसे निकालते थे बेटा. दो चीज सिखाता था ना. कई बार तो ऐसा होता है हम पेमेंट पहले कर देते हैं
बुक्स ऑफ अकाउंट में बाद में रिकॉर्ड होती है। हमने पेमेंट तो आज कर दी, हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया, पर बुक्स ऑफ अकाउंट में बाद में 2-4 दिन के बाद मुंशी जी छुट्टी पे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट छुट्टी पे थे, बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट क्या आ रही है, बाद में आ रही है। या कई बार ऐसा होता था पहले पेमेंट हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में कर दी, आज हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट दिखा दी, चेक दिया था आज ही हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट दिखा दी, जबकि चेक रियलाइज हुआ जाके 3-4 दिन के बाद। तो 2 केस पढ़ाता था मैं कि 2 डेट हो जाती हैं, एक डेट जिसमें एक्चुअल पेमेंट क्या हुई है, बैंक अकाउंट से डेबिट हुई है, और एक वो डेट जिसमें हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो किस दिन पेमेंट मानी जाती थी? आंसर इज दोनों का अर्लियर, आंसर इज दोनों का अर्लियर। तो डेट ऑन विच पेमेंट is entered in books of account जैसे मान लो बेटा आज 25 तारीख है, आज मैंने 25 तारीख को पेमेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा दी, और डेट ऑन विच पेमेंट इज debited in bank account, date on which payment is debited from bank account। इन दोनों डेट का भी क्या होता था, विच एवर इज अर्लियर। तो हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है बेटा, सर्विसेज का निकालना है, आरसीएम का निकालना है। टाइम ऑफ सप्लाई तो होता था जिस दिन पेमेंट हुई बेटा वो दिन, और 61वां दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट किस दिन हुई, वो पेमेंट मानते थे जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में आ जाए या जिस दिन हमारे एक्चुअल में डेबिट हो जाए, उन दोनों में से जो भी डेट अर्लियर होगी। ये होता था बेटा अपना टाइम ऑफ सप्लाई। अब केसेस पढ़ते रहो और अपना आंसर देते रहो, क्या क्या पूछ रहा है बेटा। ये सबसे पहला डेट ऑफ पेमेंट है 11 अगस्त, और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस है आपका जून 29। याद रखना हर केस में हमें निकालना है टाइम ऑफ सप्लाई। तो शुरू हो जाओ जी। डेट ऑफ पेमेंट है 11 अगस्त 2021, डेट ऑफ पेमेंट। एक बार फुल फॉर्म लिख के फिर एब्रीवेशन। 11 अगस्त 2021। इनवाइस की डेट क्या थी, इनवाइस की डेट ऑफ इनवाइस है जून 29 2021, डेट ऑफ इनवाइस। एब्रीवेशन बना लो DOI। फर्स्ट पॉइंट कर रहा हूं मैं, क्या डेट थी बेटा, डेट थी जून 29 2021, 29 जून 2021। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, लो तो ऊपर लिख दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। टाइम ऑफ सप्लाई होता है जिस दिन पेमेंट हुई उस दिन को लो। चलो एक बार लिख देता हूँ, डेट ऑफ पेमेंट को लो, और 61st डे 61वां दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। बस इसमें पुट करते रहो बेटा। तो डेट ऑफ पेमेंट मेरी क्या बन रही है बच्चे, डेट ऑफ पेमेंट है 11 अगस्त, इनवॉइस की डेट 29 जून, यहां से बेटा 61 दिन जोड़ दो 29 जून के अंदर, तो जून होता है 30 का, जून के हो गए बेटा, साइड में कैलकुलेशन कर रहा हूं, 29 और 30 जून के 2, जुलाई के 31, 33 हो गए। जुलाई के बाद क्या बनेगा बेटा आपका अगस्त, 33 और 28 61, 28 अगस्त बनने की डेट बेटा, जोड़ते रहना 61 दिन, 28 अगस्त 2021। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो होता है वो होता है विच एवर इज अर्लियर। तो फर्स्ट केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा 11 अगस्त 2021। एनी इफ्स एंड बट्स इन फर्स्ट केस, टेक योर टाइम। कुछ नहीं करना, जो लो है उसमें डेट पुट करते रहो। ऐसे ही मैं क्लास में कराता था बेटा कि लो याद रहना चाहिए, उसके बाद तो उसमें डेट पुट करनी होती है बस। और इनवाइस की डेट से 61 दिन काउंट करना है, इनवाइस की डेट को लेना है। सर हम तो उसको छोड़ते थे, उसको छोड़ो तो फिर 60 दिन लेना, कैसे मर्जी चलना।
जो बच्चे मेरे स्टूडेंट ना हो बेटा, जो इसको देख रहे हो बाद में, सर आपने अगर 60 दिन काउंट कर रखे हैं तो आप इनवाइस की डेट को नहीं लेते थे। मैं क्लास में ऐसे काउंट करा देता था, बेटा इनवाइस की डेट ले लो और 61 दिन। फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। सेकंड पॉइंट पे आओ, सेकंड पॉइंट पे आओ। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बस अब लिखते चलो जल्दी जल्दी। पेमेंट की डेट सेम है, डेट ऑफ पेमेंट सेम है 11 अगस्त 2021। डेट ऑफ इनवॉइस ये 1 जून 2021। टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ पेमेंट तो गिवन है 11 अगस्त 2021 और बेटा आपका 1 जून से 61 दिन जोड़ दो तो ये तो सिंपल हो गया। जून के 30 हो गए, जुलाई के 31 हो गए। 31 जुलाई 2021 विच एवर इज अर्लियर। तो सेकेंड केस का टाइम ऑफ सप्लाई होगा 11 अर्लियर 31 जुलाई 2021। दोनों में से जो भी डेट पहले आ जाए। और टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ध्यान है बेटा क्या होता था, रोहित, अंजलि, मुक्ता, क्या होता था टाइम ऑफ सप्लाई बेटा, इस दिन जीएसटी लायबिलिटी अराइज हुई है। पे नहीं करनी होती थी इस दिन अराइज हुई है। पे करते थे अगले महीने की 20 तारीख तक। इस दिन जीएसटी लायबिलिटी अराइज हो गई। सेकंड लिख लो बेटा जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बस लॉ पता होना चाहिए, उस लॉ में डेट को पुट कर रहा हूं। ठीक है जी। अगले में बेटा 2 बार पेमेंट मिल रही है। सर्विसेज में बोला था जितनी बार पेमेंट आए उतनी बार अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई निकलेंगे। याद कर लेना बेटा, जितनी बार पेमेंट आती है सर्विसेज में उतने अलग अलग क्या निकलते हैं बच्चे, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। पार्ट पेमेंट एक मिली 30 जून को और रिमेनिंग मिली 1 सितंबर को। तो मतलब ये एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट है बेटा, पार्ट पेमेंट 1, पार्ट पेमेंट 2। ऐसे करेंगे इसको, पार्ट पेमेंट 1, पार्ट पेमेंट 2। 3i पार्ट पेमेंट का निकाल रहा हूं पहले मैं, इसको अपनी तरफ से नाम दे दिया पार्ट पेमेंट 1। तो इसकी डेट ऑफ पेमेंट क्या है भाई, कब मिली है ये पार्ट पेमेंट? ये पार्ट पेमेंट मिली है बेटा जून 30 2021 को। 30 जून 2021 को। डेट ऑफ इनवॉइस इसकी क्या है बच्चे, डेट ऑफ इनवॉइस है 29 जून 2021। ये भी बढ़िया है, इसके 31 दिन ऑलरेडी हमने ऊपर गिन लिए थे ना। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन पेमेंट मिली वो दिन और 61वां दिन। यहां से 61वां दिन ऊपर हमने निकाला था ना बेटा, यहां से 61वां दिन हमारा बना था 28 अगस्त। 28 अगस्त 2021 विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा फर्स्ट पार्ट पेमेंट का 30 जून 2021। इन दोनों डेट का क्या लेना होता था हमें, विच एवर इज अर्लियर। और रिमेनिंग पेमेंट का क्या होगा बेटा, रिमेनिंग का सर्विसेज में जितनी बार पेमेंट होती है उतने अलग अलग आपके क्या निकलेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। रिमेनिंग पेमेंट का, रिमेनिंग पेमेंट कब आई है तेजी से वो देख लेते हैं। रिमेनिंग पेमेंट आई है आपकी 1 सितंबर 2021 को। लो जी, टाइम ऑफ सप्लाई, सॉरी डेट ऑफ पेमेंट 1 सितंबर 2021। डेट ऑफ इनवॉइस बिल्कुल सेम है 28 अगस्त 2021। टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट बार बार बोलना है और 61वां दिन, और 61वां दिन। 61वां दिन क्या बन रहा था बेटा आपका, डेट ऑफ इनवॉइस ये थी क्या, ये मैंने गलत उतार दी।
अच्छा जून 29 थी, तो मैंने आंसर उतार दिया, 29 जून थी ना बेटा। और 61वां दिन 28 अगस्त बन रही थी वो, विच एवर इज अर्लियर। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा आपका बेटा 28 अगस्त 2021। तो सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं बेटा इसके। करोगे अगला ट्राई? 1 मिनट देता हूं, ट्राई करो। सर 2 बार पेमेंट आया, 2 बार पेमेंट आया क्या है? नहीं, अब की बार क्या है बेटा, ये आराम से पढ़ो। पेमेंट इज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में आ गई 28 जून को, जबकि डेबिट में हुई, एक्चुअल में डेबिट हुई है 30 जून को। तो पहले डेट ऑफ पेमेंट क्या मानी जाएगी? इन दोनों का विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट क्या मानी जाएगी? इन दोनों का विच एवर इज अर्लियर। अब डेट ऑफ पेमेंट भी आपके पास है, इधर बेटा डेट ऑफ इनवाइस भी आपके पास है। करो जल्दी से। चौथा, डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर हुई है 28 जून 2021 को। डेट ऑन विच पेमेंट इज एक्चुअली डेबिटेड। एक्चुअली में जो पेमेंट हुई है वो पेमेंट हुई है 30 जून को। तो देयरफॉर डेट ऑफ पेमेंट क्या मानी जाएगी? विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इनवाइस क्या है? डेट ऑफ इनवाइस क्या है? क्वेश्चन में डेट ऑफ इनवाइस थी आई थिंक 1 जून। 1 जून। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? डेट ऑफ पेमेंट होती है और इनवाइस से 61वां दिन होता है। वो 61वां दिन क्या बनेगा बेटा? 31 जुलाई 2021, विच एवर इज अर्लियर। तो इनमें से दोनों में से कौन सी डेट अर्लियर आ रही है? 28 जून 2021, ये वाली डेट अर्लियर आ रही है बेटा। क्लियर है? रोहित, आकांक्षा, तृप्ति, मानसी, दीपक, सुमित, एनी इफ्स एंड बट्स बेटा कोई इशू हो चैट बॉक्स पे लिखो, नहीं मैं आगे बढ़ूं। आई थिंक कोई क्वेरी नहीं। चलो जी, अरे होश में तो हो, नालायक हो। 25 दिसंबर एंजॉय कर रहे हो आज? सिर्फ दुनिया बना रही है 25 दिसंबर, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा पेन लो बेटा, जितना पेन उतना गेन। आओ लास्ट पॉइंट पढ़ो, लास्ट पॉइंट तेजी से, मेक इट फास्ट। पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर्ड हुई है बेटा 30 जून को। अब एक मैं शॉर्टकट ले लूँ ना यहाँ पर यार। पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर हुई है बेटा 30 जून को और डेबिट हो गई थी 26 जून को। तो डेट ऑफ पेमेंट जो मानी जाएगी 26 जून, विच एवरेज अर्लियर होता है ना बेटा। डेट ऑफ इनवाइस आपके पास है ही, और यहाँ से 61st डे जोड़ोगे, हमने जोड़ ही रखा था तो याद ही हो गया होगा। वो 28 अगस्त बन रहा था ना। तो ये वाली डेट और ये वाली डेट, विच एवर इज अर्लियर। भाई डेट ऑफ पेमेंट तो ये होगी ना। पहले तो डेट ऑफ पेमेंट निकाल ली हमने 26/6, फिर 61वां दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस वो निकाल लिया हमने, और फिर विच एवर इज अर्लियर। मेकिंग सेंस? वाइंड अप हो गया बेटा 2A का फर्स्ट, 5 नंबर का था बेटा ये।
2 और 2A में ऑप्शन होती है, कोई एक करना होता है। 2 करेंगे तो 2 के सारे पार्ट, 2A करेंगे तो 2A के सारे पार्ट। मैं इसलिए करवा रहा हूँ, मुझे तो पूरा पेपर ही डिस्कस करना है। आ गया सर समझ में? पढ़ो 2I। What are the matters on which advance ruling can be sought under GST law? रेफर कर लो बुक, उसमें डायरेक्ट है ये तो, मतलब मेरे करवाने लायक कुछ नहीं है ना बेटा इसमें। और वो मैटर जिसका जीएसटी के ऊपर इम्पैक्ट है, टाइम ऑफ सप्लाई को लेके, वैल्यूएशन को लेके, आईटीसी को लेके, इन मैटर्स के ऊपर क्या कर सकते थे, लिस्ट बनी हुई थी ना बेटा, इन मैटर्स के ऊपर हम क्या कर सकते हैं बच्चे, एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो इसमें कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है बेटा, कि प्लेन क्वेश्चन आ गया एक सिंपल सीधा सा, और आपका बेटा वहाँ से रेफर कर लेना। और मैंने बोला था जब प्लेन क्वेश्चन आए एग्जाम में बेंच पे खड़ा होना होता है बेटा, मन से धन्यवाद दे देना होता है एग्जामिनर को और बैठ जाना होता है। कुछ करने लायक नहीं है ना इसमें। ये देखो जरा थर्ड पार्ट इसका आराम से पढ़ो बेटा, ये क्या कहना चाह रहा है, 2-3 बार पढ़ो। थर्ड पार्ट, अनिल आ रिटेलर हु कीप्स जीरो इन्वेंट्री, इसकी इन्वेंट्री नहीं होती बेटा, ठीक है जी। प्रेजेंट द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर, पूरे साल में ये गुड्स परचेज करेगा 50 लाख की, 5% जीएसटी एक्स्ट्रा, इसकी परचेजेज होंगी 50 लाख, 5% जीएसटी एक्स्ट्रा, ठीक है जी। सेल्स एट फिक्स सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मान लो दिमाग में कुछ चलाओ बेटा, रिटेलर है अपने घर के आसपास का कोई रिटेलर दिमाग में लो साहब, वो सेल कितने की कर देगा पूरे साल में, 60 लाख की, और इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस बेचता है बेटा, वो अलग से नहीं जोड़ता टैक्सेस, वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस बेचता है। टैक्स रेट ऑब्वियसली बात है बेटा 5%, ना भी देता वो सेल का, तो जो परचेज का रेट होता है वही किसका रेट होता है बेटा, सेल का। ये पूछ रहा है वेदर ही शुड ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी लॉ इफ कंपोजिट टैक्स रेट इज 1%। रिटेलर का रेट हमें वैसे भी पता है कितना परसेंट होता है बेटा, 1% ऑफ टर्नओवर। अगली लाइन ध्यान से पढ़ना, कहीं इंग्लिश में फंस जाओ। एक्सपेंसेस फॉर कीपिंग डिटेल्ड स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड रिक्वायर्ड अंडर जीएसटी लॉ विल बी ₹1,75,000 पर एनम which will get reduced ₹75,000 under composition scheme is opted for। क्या कहना चाह रहा है बेटा रोहित? हिंदी कर दे इसकी बस, सॉरी। अगर ये नॉर्मल स्कीम में चलेगा तो इसके बुक कीपिंग के खर्चे आएंगे कितने बेटा, 1,75,000, और अगर कंपोजिशन स्कीम में आ जाएगा तो इसके बुक कीपिंग के खर्चे हो जाएंगे 75,000। वहाँ डिटेल में रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने होते बेटा। तो अगर नॉर्मल स्कीम में रहेगा इसके बुक कीपिंग के खर्चे होंगे 1,75,000, और अगर यही बेटा आपका नॉर्मल स्कीम में आ जाएगा, कंपोजिशन स्कीम में सॉरी, तो इसके बुक कीपिंग के खर्चे हो जाएंगे 75,000, 1 लाख रुपए से खर्चा कम हो जाएगा। आगे बता भाई। अदर फिक्स एक्सपेंस हैं आपके 2,75,000, सैलरी समझ लो, रेंट समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी समझ लो, वो चाहे नॉर्मल स्कीम में रहें चाहे कंपोजिशन स्कीम में रहें, दोनों ही केसेस में क्या होने हैं बेटा आपके 2,75,000। और ये इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो पूछ रहा है क्या उसको कंपोजिशन स्कीम लेनी चाहिए। खाली इतनी इन्फॉर्मेशन देके वो पूछ रहा है क्या उसको कंपोजिशन स्कीम लेनी चाहिए। लिखो भाई, दोनों बनाता हूं, पहले मैं नॉर्मल स्कीम ले लेता हूं। क्वेश्चन पढ़ लिया? पढ़ लिया। नॉर्मल स्कीम, प्रॉफिट निकालते हैं कि नॉर्मल स्कीम में है तो कितना प्रॉफिट, कंपोजिशन स्कीम में आ जाएगा तो कितना प्रॉफिट। तो पहले नॉर्मल स्कीम, नॉर्मल स्कीम में चलो बेटा एक बार मेरे साथ। इसकी परचेजेस कितने की हैं, 50 लाख की। इसकी परचेजेस हैं बेटा 50 लाख की, उसके ऊपर जीएसटी कितना लगा हुआ बेटा, क्वेश्चन ने बोला है 5% एक्स्ट्रा, 50 लाख के अलावा 2.5 लाख बनेगा ना। टोटल वैल्यू ऑफ परचेजेस 52,50,000। अब मुझे ये बताओ बेटा परचेज अकाउंट में आप कितना खर्चा लोगे, 50 लाख जाएगा परचेज अकाउंट में या 52,50,000 जाएगा। जीएसटी की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा अकाउंट्स की नॉलेज और चाहिए बेटा। सर अकाउंट्स की क्यों नॉलेज चाहिए, चलो ना भी चाहिए, मैंने पढ़ा रखा है। मुझे ये बताओ नॉर्मल स्कीम में आईटीसी मिलते हैं नहीं मिलते हैं, चैट बॉक्स में लिखो।
नॉर्मल स्कीम में आईटीसी मिलते हैं। ठीक है जी, सबके आंसर ठीक है। नॉर्मल स्कीम में आईटीसी मिलते हैं। और याद करो, जो आईटीसी मिलते हैं वो कॉस्ट का पार्ट बनते हैं या नहीं बनते? नो, बिल्कुल ठीक है भाई। जिनके आईटीसी मिल जाते हैं वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। तो लिख दो भाई। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ परचेज कितनी मानी जाएगी? वैल्यू ऑफ परचेज मानी जाएगी बेटा 52 लाख, सॉरी 50 लाख। 2.5 लाख का तो आईटीसी मिल जाता है ना, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। वैल्यू ऑफ परचेज बेटा 50 लाख। और यही जब मैं कंपोजिशन स्कीम में लूंगा, वहां परचेजेस मानी जाएंगी 52,50,000 की। वहां परचेजेस मानी जाएंगी 52,50,000 की। तो वैल्यू ऑफ परचेजेस हो गया बेटा आपका 50 लाख। इसके बाद और क्या क्या खर्चों की बात करते हैं ना, इसमें ऐड कर दें बुक कीपिंग एक्सपेंस। बुक कीपिंग एक्सपेंस कितने थे बेटा? बुक कीपिंग एक्सपेंस 1,75,000 थे ना नॉर्मल में। इसमें ऐड कर दें फिक्स एक्सपेंस। फिक्स एक्सपेंस कितने थे बेटा? फिक्स एक्सपेंस आपका बेटा 2,75,000 पर एनम। स्कीम कोई सी भी हो, ये 2,75 तो लगेंगे ही लगेंगे। स्कीम कोई सी भी हो, ये 2,75 तो लगेंगे ही लगेंगे। तो चलो जी, यहाँ पर इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 50 लाख की परचेज, 1,75 की बुक कीपिंग, 2,75 का ये। कैलकुलेटर नहीं है यार, यूज करो एक बार। 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 15, 2 4 और 1 2 3 और 1 4, 54,50,000 बन रहा है क्या बेटा? टोटल कॉस्ट है बेटा 54,50,000। सेल्स अकाउंट में कितना होता है, इंक्लूडिंग जीएसटी एक्सक्लूडिंग जीएसटी? हमें क्या पता सर, सेल्स अकाउंट में कितना होता है अदर देन जीएसटी? लेते हैं बेटा सेल्स में। सेल्स अदर देन जीएसटी, नेट ऑफ टैक्सेस बोल देते हैं इसको। सेल्स नेट ऑफ टैक्सेस। टोटल सेल कितने की थी बेटा? एज पर क्वेश्चन टोटल सेल थी अपनी 60 लाख की, और ये इंक्लूडिंग है 5% से। तो सेल्स कितनी रही होगी? 60 लाख अपने आप में 105% है। 100% वैल्यू, 5% जीएसटी, तो 60 लाख अपने आप में 105 है। वट वुड भी 5 कर दोगे तो आपका टैक्स निकल के आएगा। वट वुड भी 5 कर दोगे तो आपका टैक्स निकल के आ जाएगा। और अगर वट वुड भी 100 कर दोगे बेटा, आपकी सीधी वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आया ना? सेल्स हमेशा नेट ऑफ टैक्सेस। तो 60 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय बेटा आपका 105%। भाई इंक्लूडिंग है ना, तो अपने आप में 105 है। वट वुड बी 100। कैलकुलेटर यूज करो भाई, मैं लिख के बताओ कितना आ रहा है। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। और एकदम सही बताना। 5714, ठीक है, 288 5714,288। अदर देन जीएसटी 5% हटाया है क्योंकि नॉर्मल स्कीम है ना। भाई पहले तो जीएसटी निकालोगे, फिर उसको 60 लाख से माइनस करोगे। कैलकुलेटर अलाउड है, सीधा शॉर्टकट कर दो ना। 60 लाख अपने आप में 105% है। वट वुड बी 100%। चलो जी, ये आ गया इतना। तो अगर ये टोटल कॉस्ट ए है, सेल्स आपकी बी है, तो प्रॉफिट क्या होगा भाई आपका? प्रॉफिट अंडर नॉर्मल स्कीम बी माइनस ए।
57,14,288 में से 54,50,000 माइनस कर दो। 54,50,000 माइनस कर दो। कैलकुलेटर मैं भी मोबाइल वाला कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, तुम्हारे ऊपर विश्वास कम है बेटा मुझे। हाँ जी, 57,14,288 माइनस 54,50,000 264,288 आपका भी यही आ रहा है। तो अगर नॉर्मल स्कीम में चलते हैं हमारा प्रॉफिट आता है 264,288। आराम से देख लो बेटा, 264,288। अगर हम किस में चलते हैं, नॉर्मल स्कीम में, उसमें याद रखना बेटा परचेजेस आपकी इसमें जीएसटी एलिमेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका आईटीसी मिल जाते हैं और जिसके आईटीसी मिलते हैं वो कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। तो एक तो परचेज का खर्चा है, एक ये खर्चा है, एक ये खर्चा है। टोटल तीनों खर्चे ये हैं। सेल्स का खर्चा बोल रहा हूँ, सेल्स मतलब रिवेन्यू नेट ऑफ जीएसटी देखी जाती है। ठीक है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन बेटा इंस्टीट्यूट को पूछना नहीं चाहिए, इसमें अकाउंटिंग नॉलेज भी चाहिए होती है। पता नहीं 90% बच्चों को ये पता नहीं होगा कि सेल्स जो हम लेते हैं टैली में, प्रैक्टिकल लाइफ में टैली में चढ़ाते हैं, वो नेट ऑफ जीएसटी जाता है। डेटर अकाउंट में तो सारा कर देते हैं भाई, मान लो 100 रुपए की सेल है, 18% जीएसटी है, टोटल हो गया 118। तो डेटर अकाउंट में तो करते हैं हम 118, सेल्स में जाता है 100 और 100 खड़ा हो जाता है बेटा जीएसटी में 18, सॉरी, ऐसे चलता है प्रैक्टिकली। पूछ लिया इन्होंने, बताओ क्या करें भाई, क्या बना के मानेंगे आपको ये महापंडित। और बहुत मना करा था कि ये क्वेश्चन नहीं देना। चलो आओ, अब आ जाओ कंपोजिशन स्कीम में। अब आ जाओ कंपोजिशन स्कीम में। कंपोजिशन स्कीम में सबसे पहला तो आ जाओ परचेज। सर यहाँ आईटीसी नहीं मिलते, आईटीसी नहीं मिलते तो वो कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। तो परचेज इस केस में कितनी मानी जाएगी भाई, परचेज इस केस में कितनी मानी जाएगी, 52,50,000। परचेज इस केस में कितनी मानी जाएगी बेटा, 52,50,000। फिर इसके बाद बुक कीपिंग के खर्चे, इसमें कम हो गए थे ना बेटा बुक कीपिंग के खर्चे, 75 से घट के 75 रह गए थे, 75,000। फिर उसके बाद फिक्स एक्सपेंस, वो तो सेम थे चाहे उस स्कीम में रहें चाहे इस स्कीम में आ जाएं। फिक्स खर्चे सेम थे, कितने थे भाई वो सेम, 275, 2,75,000। ये आ गई टोटल कॉस्ट। अगर मैं कंपोजिशन स्कीम लेता हूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट जो बनेगी कितनी बनेगी भाई, टोटल मारो इसका, 52,50,000 मैं भी यूज़ करता हूँ, 52,50,000 प्लस 75,000 प्लस 2,75,000, 56 लाख। ये हो गया बेटा 56 लाख। सेल्स नेट ऑफ टैक्सेस, जिससे पूछूं आंसर वो देना। अंजलि बेटा जब नेट ऑफ टैक्स करेगी, टैक्स 5% के हिसाब से अलग करेगी या 1% के हिसाब से? अंजलि बाकी शांत रहना बेटा। अब सेल्स नेट ऑफ टैक्स निकालना है बेटा स्कीम में भी। अब की बार टैक्स कितने के हिसाब से अलग करें, 5 के हिसाब से या 1 के हिसाब से? नॉर्मल स्कीम में 5 के हिसाब से करा था। अंजलि सेज 1%, कंपोजिशन रेट 1% है सर। अच्छा अभी रोहित बताइए बेटा क्या कह रही है बच्ची, हम साथ साथ हैं या हम आपके हैं कौन? सर 1%, सर 1%, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सेल हुई थी 60 लाख, 60 लाख का 1% हो गया 60,000। तो बेटा सेल्स नेट ऑफ टैक्स कितनी हो जाएगी, 60 लाख माइनस 1% ऑफ 60 लाख, 60 लाख माइनस 1% ऑफ 60 लाख, ये हो गया बेटा 50
9,40,000। अगर ये आपका बेटा ए है, अगर ये आपका बी है, तो आपका नेट प्रॉफिट अंडर कंपोजिशन स्कीम कितना आएगा? नेट प्रॉफिट अंडर कंपोजिट स्कीम ये कितना आएगा? ये आएगा बेटा आपका बी माइनस ए, 5940 माइनस 56, 3,40,000। तो जब नॉर्मल स्कीम में रहते हैं तो प्रॉफिट था हमारा 264,288। जब नॉर्मल स्कीम में रहते हैं प्रॉफिट था 264,288, और यही जब हम कंपोजिशन स्कीम में आ जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है 340। बस कमेंट पास कर देना, एज प्रॉफिट इज हायर अंडर कंपोजिशन स्कीम, therefore taxpayer should opt for composite scheme. As profit is higher under composite scheme, therefore taxpayer should opt for composite scheme. ठीक है, 5 नंबर का आया था बेटा ये। एक चीज मैं पूछूं यार, आप तो पूछते नहीं हो, जो मैं करवाता हूं बस पागलों की तरह लिखते रहते हो। वो यहां पर क्यों नहीं करा मैंने? 60 लाख इंटू 100% डिवाइड बाय 101%। यहां मैंने ऐसे क्यों नहीं करा? ऊपर वाले में एक बार मैं दोबारा लिखता हूं। नॉर्मल स्कीम में मैंने बोला ये इंक्लूडिंग है, नॉर्मल स्कीम में मैंने क्या बोला? ये इंक्लूडिंग है। तो मैंने कर दिया था 60 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 105। वो आ गई थी सेल नेट ऑफ टैक्सेस। तो फिर मैंने कंपोजिशन वाले में ये क्यों नहीं करा कि ये अपने आप में 101 मान लो, व्हाट वुड बी 100। ये अपने आप में 101 मान लो, व्हाट वुड बी 100। नहीं समझ में आया रोहित? हाँ सर मैं पूछने वाला था, नालायक, मैं बोल रहा हूँ तो पूछने वाला था, दोस्त नहीं मैं आगे निकल जाता। सर नॉर्मल स्कीम में तो आपने ये कर दिया, तो ये कंपोजिशन स्कीम में आपने क्यों नहीं करा? कंपोजिशन स्कीम वाला टैक्स अगर आपको याद आ रहा हो, ये अपनी जेब से जमा करवाना पड़ता है, क्लाइंट से रिकवर नहीं कर सकते। हाँ करो, याद आपके कुछ नहीं होगा। कंपोजिशन वाला टैक्स अपनी जेब से जमा करवाना पड़ता है, क्लाइंट से रिकवर नहीं कर सकते। अगर बेटा आपने ये कर दिया तो इसका मतलब आप क्लाइंट से रिकवर कर रहे हो, इसका मतलब आप क्लाइंट से रिकवर कर रहे हो, जबकि कंपोजिशन वाला अपनी जेब से जमा करवाना पड़ता है। तो इसका मतलब कंपोजिशन वाले में तो सेल होती रहेगी, 60 लाख की सेल हो गई, उसके ऊपर 1% है, उसके ऊपर 1% 60,000 वो आपको अपनी जेब से जमा करवाना पड़ेगा। सर फिर ये बोलो ना कि 60 लाख ही अदर देन टैक्सेस है, वो बोल नहीं सकते, क्वेश्चन ने बोला है इंक्लूडिंग टैक्सेशन, क्वेश्चन ने बोला है इंक्लूडिंग टैक्सेशन। तो ये याद रखना बेटा कि नॉर्मल स्कीम में तो ये वाली कहानी चलेगी, कंपोजिशन स्कीम में ये नहीं चलेगी, उसमें अपनी जेब से जमा करवाना पड़ता है ना बेटा टैक्स। वाइंड अप हुआ बेटा अपना ये वाला पार्ट भी, आराम से देख लो, कोई दिक्कत हो पूछो, नहीं मैं अपना आगे लेके चलूंगा। एंड इफ्स एंड बट्स बेटा फ्रॉम योर साइड। सर छोड़ दो, 25 दिसंबर है, हम भी ना लायक, सोल्व कर चुपचाप। बस अभी छोड़ रहा हूं बेटा, 1 घंटे में। चलो आज छुट्टी है बेटा, आगे फिर मैं सोल्व नहीं करा पाऊंगा, लिटरली बिजी हो जाऊंगा फिर मैं ऑफिस में ना। आज छुट्टी है, चलो पढ़ो जल्दी से। राज आ रजिस्टर्ड सप्लायर रन आ जर्नल स्टोर इन भिलवाड़ा राजस्थान, राजस्थान का सप्लायर है। सम ऑफ गुड्स सोल्ड बाय हिम आर एग्जम्प्ट व्हाइल सम आर टैक्सेबल, 2 टाइप के गुड्स बेच रहा है, टैक्सेबल भी और एग्जम्प्ट भी। इसके अरे जी एडवाइस दो, वेदर राज इज रिक्वायर्ड टू इशू आ टैक्स इनवॉइस इन ऑल केसेस। भाई जहां जहां टैक्सेबल सप्लाई होती है
वहाँ तो टैक्स इनवाइस होता है, और जहाँ जहाँ एग्जम्प्टेड सप्लाई होती है वहाँ टैक्स इनवाइस थोड़ी ना होता है। वहाँ टैक्स इनवाइस की जगह क्या होता था बेटा, आपका बिल ऑफ सप्लाई। अभी सारी कहानी लिखवा दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है ना। तो ये लिखा है जी, वेदर राज इज रिक्वायर्ड टू इशू टैक्स इनवाइस इन ऑल केसेस इवन दो ही इज सेलिंग द गुड्स टू एंड कंज्यूमर। और नहीं नहीं भाई, हर केस में टैक्स इनवाइस नहीं चाहिए, कुछ केसेस में आपका क्या चल जाता है बेटा, बिल ऑफ सप्लाई भी चल जाता है जब एग्जम्प्टेड सप्लाई होती है। और फिर एक छोटे छोटे इनवाइस भी होते थे, छोटी छोटी सप्लाई 200 रुपये तक वाली, और बायर को बिल भी नहीं चाहिए, बायर अनरजिस्टर्ड है, उसमें भी तो हर केस में टैक्स इनवाइस थोड़ी ना चाहिए। इवनिंग में कंसोलिडेटेड इनवाइस इशू हो जाते थे। तो बस वो सारी कहानी लिखवाऊंगा, एक बार पढ़ लेते हैं। राज एग्जम्प्टेड भी बेच रहा है एज वेल एज टैक्सेबल भी बेच रहा है, 6,000 रुपये की बेच रहा है बेटा आपकी एक स्कूल स्टूडेंट को। वो कह रहे हैं जी क्या दो अलग अलग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे? अलग अलग डॉक्यूमेंट का मतलब एग्जम्प्ट के लिए बिल ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल के लिए बेटा आपका इनवाइस। अगर आपको रूल 46A याद आ रहा हो, अगर हमने इकट्ठी सप्लाई करी है और रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, अगर हमने टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों सप्लाई करी है और रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड हैं, तो हम इनवाइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते थे ना, रूल 46 से। इनवाइस कम बिल ऑफ सप्लाई। हाँ सर बिल्कुल, ये तो याद है, ताज़ा ताज़ा ही याद है, अभी पढ़ा था कुछ टाइम पहले ही। चलो इसलिए याद है तुम्हें क्योंकि ताज़ा ताज़ा पढ़ा था। राज विशेस टू नो वेदर इट इज़ नेसेसरी टू शो टैक्स अमाउंट सेपरेटली इन द टैक्स इनवाइस इशू टू कस्टमर। हाँ जी, क्या टैक्स का अमाउंट अलग से दिखाना पड़ता है? ये सेक्शन 33 पढ़ाई थी। टैक्स अमाउंट मस्ट बी सेपरेटली शोन इन द इनवाइस। टैक्स अमाउंट मस्ट बी सेपरेटली शोन इन द इनवाइस, अलग से दिखाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो इनवाइस ही इनवाइस नहीं माना जाएगा। सेक्शन 33 थी ना कि मैंडेटरी दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज इनवाइस ही इनवाइस नहीं माना जाएगा। हाँ सर याद आ गया, लिखो एक बार जल्दी से इसके बारे में, पहले कहानी लिखवा देता हूँ सारी। पहले तो ये लिख लो, सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 थी। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, लो लिखवा देता हूँ फिर एक सिरे से आंसर लिख लेंगे। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स इज रिक्वायर्ड टू इशू टैक्स इनवॉइस। टैक्सेबल गुड्स वाले क्या देते हैं जी, टैक्स इनवाइस देते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? ये 31(1) में लिखा हुआ है। फिर एक सेक्शन आपको मैंने पढ़ाई थी 31(3)(C। सर हमें तो इतना डिटेल में याद नहीं है, मैंने ये भी बोला था सेक्शन 31 लिखते रहना, पर्पस सोल्व हो जाएगा। सर फिर आप क्यों लिख रहे? ओ भाई मुझे तो पढ़ाना है, नालायको, हर चीज़ में मुझसे कंपेयर मत कर लिया करो तुम। चलो 31(3)(3)(C ये क्या प्रोवाइड करता था भाई? प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन making exempted supply is required to issue a bill of supply instead of tax invoice। तो टैक्सेबल वाले टैक्स इनवाइस देंगे बेटा, एग्जम्प्टेड वाले क्या दे देंगे? बिल ऑफ सप्लाई। वो लिखा था 31(1) में, वो लिखा था 31(3)(C) में। फिर एक रूल 46A भी पढ़ाया था, इसको तो बोला था याद कर लेना भाई। 3-4 रूल बोले थे, एक ई वे बिल का रूल बोला था मैंने, वो याद कर लेना आपका बेटा। एक ये भी बोला था मैंने कि याद कर लेना, सिलेक्टेड रूल्स ही बोले आपको याद करने के लिए मैंने। रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग टैक्सेबल प्लस exempted supply to a unregistered person। बेचने वाला रजिस्टर्ड होना चाहिए, खरीदने वाला अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, और सप्लाई क्या हुई है? टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड। देन सच पर्सन का मतलब सप्लायर ने इशू आ इनवाइस कम बिल ऑफ सप्लाई। करेक्ट यही था ना, टैक्सेबल वाला हमेशा क्या करेगा? आपका टैक्स इनवाइस देगा। एग्जम्प्टेड वाला क्या करेगा? बिल ऑफ सप्लाई देगा। टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट दोनों है और रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो इनवाइस कम बिल ऑफ सप्लाई भी हो सकता है, रूल 46A। एक वो और था ना कंसोलिडेटेड, उसके बारे में और लिख दो। कंसोलिडेट किस में होता था? 31(3)(B) में होता था ना, 31(3)(B) था।
रूल 46 था। आप खाली 31 सेक्शन लिख के आ जाना, पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो कंसोलिडेटेड में बेटा ऐसे डायग्राम फॉर्म में बनवा देता था इसको, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवाइस। हाँ तो एग्ज़ाम में बेटा प्रॉपर लिख के आना। मैं यहाँ क्रक्स फॉर्म में बोलता हूँ, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवाइस। छोटी सप्लाई होनी चाहिए थी 200 रुपये तक की। वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट एक्सीड 200, ऐसे लिखवाता था ना। सप्लायर क्या होना चाहिए, रिसिपिएंट, सॉरी रिसिपिएंट क्या होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड। और रिसिपिएंट बिल भी नहीं मांग रहा, रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर इनवॉइस। तो इस केस में इवनिंग में क्या जनरेट हो जाता था बेटा, इस केस में क्या जनरेट हो जाता था, नो नीड। इस केस में होता था बेटा नो नीड टू इशू ईच एंड एवरी इनवाइस सेपरेटली। इवनिंग में कंसोलिडेटेड टैक्स इनवाइस इज सफिशिएंट। ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइड हैं, देन कंसोलिडेटेड टैक्स इनवाइस इज सफिशिएंट। बढ़िया 25 दिसंबर बन रही है बेटा। वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट एक्सीड 200, रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर इनवाइस, सारे पॉइंट सेटिस्फाइड थे। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवाइस इज सफिशिएंट। अब मैंने सारा लो लिखवा दिया, अब मैं खाली डिस्कस कर रहा हूं बेटा, आंसर आप अपने आप लिखते रहना। टाइम बचाना है बेटा, मुझे पेपर आज खत्म करने के मूड में हूं मैं, क्योंकि आज हो गया तो हो गया, ये फिर पता नहीं कब हो पाएगा बेटा। जितना खींच चल सकता हूं खींच दूं मैं इसको। चलो जी, अब पढ़ लो बेटा। वेदर राज इज रिक्वायर्ड टू इशू अ टैक्स इनवाइस इन ऑल केसेस, तो ऊपर की सारी कहानी लिख दी। आंसर इज नो, राज इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू टैक्स इनवाइस इन ऑल केसेस। टैक्सेबल के लिए वो क्या कर सकता है, टैक्स इनवाइस। एग्जेम्प्टेड के लिए वो क्या कर सकता है, बिल ऑफ सप्लाई। टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट दोनों अनरजिस्टर्ड पर्सन को हैं, तो दोनों के लिए इनवाइस कम बिल ऑफ सप्लाई। और अगर छोटे छोटे क्या है बेटा, आपके सप्लाई हैं 200 रुपये तक की, बाहर अनरजिस्टर्ड है और उसको बिल भी नहीं चाहिए, इनवाइस भी नहीं चाहिए, तो इवनिंग में कंसोलिडेटेड इनवाइस जनरेट कर सकता है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन बनती है बेटा, देखो हाँ सर चलो आगे बेटा, चलो आगे की दो इंटरप्रिटेशन है। एक तो आपके समझ में आ रहा है और दूसरा आप जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि सर छोड़ दो, 25 दिसंबर एंजॉय करना है। चलो सेकंड पढ़ो। Raj sells some exempted as well as taxable goods. Value ₹6,000 to a school student. School student को बेटा उसने taxable goods बेची है 6,000 की. Is he mandatorily required to issue 2 separate GST document ना? Exempted as well as taxable है, सामने वाला unregistered है बेटा. लगा दो रूल 46 से, इनवाइस कम बिल ऑफ सप्लाई। और तीसरा मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ बेटा, सेक्शन 33 ने मैंडेटरी कर रखा है कि टैक्स अमाउंट सेपरेटली दिखाएं, अदरवाइज वो इनवाइस ही नहीं माना जाएगा। अदरवाइज वो इनवाइस ही नहीं माना जाएगा। वाइंड अप हुआ बेटा क्वेश्चन 2A। अब क्वेश्चन 3 पे आओ बेटा जल्दी से, मेक इट फास्ट, स्पीड थोड़ा सा तेज करो बेटा। From the following detail of April 2022, calculate the amount to be paid for release of goods detained or seized under section 129 of the CGST Act। अभी पहले भी आया था 129, ई-वे बिल के कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पढ़ाए थे, उसमें 129 था। बस इसमें केस ध्यान से पढ़ना, ये केस कौन सा बना रहा है, ओनर आया नहीं, ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, तो दोनों मत लिख के आना, केवल ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड। वैल्यू ऑफ गुड्स और एप्लीकेबल जीएसटी यानी कि टैक्सेबल गुड्स है। और ये बोल रहा है कि आपका आंसर डिफरेंट होता अगर गुड्स टैक्सेबल की जगह एग्जम्प्ट होती, तो यानी कि दोनों की प्रैक्टिस करवाना चाह रहा है वो। टैक्सेबल के केस में कितना टैक्स और पेनल्टी देनी पड़ेगी, एग्जम्प्टेड के केस में कितनी टैक्स और पेनल्टी देनी पड़ेगी, और केस कौन सा बनाओगे, ओनर ऑफ गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, ओनर नहीं आ रहा, ओनर को डर लग रहा है सामने आएगा बेटा तो पीओ धर लेगा, फ्यूचर तक में परेशान करेगा, तो ओनर ट्रांसपोर्टर को ही बोल देता भाई तू ही मेरी गुड्स रिलीज करवा दे, मैं सामने जाऊंगा तो लाला जी को देख के वो मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। ये वर्ड होते हैं लाला जी, इस टाइप से बोला जाता है।
तो लाला जी ने ऑथराइज कर दिया ट्रांसपोर्टर को, तुम्हें तो आदत ही पड़ी हुई है इनसे, डेली बेस पे आप तो मिलते हो, एक काम करो आप ही करवाओ। तो क्या निकालना क्या है, ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, रास्ते में उसकी गुड्स क्या हुई, ट्रक को रोक लिया, डिटेन हो गया, सीज हो गया। तो कह रहा है एक बार टैक्सेबल सप्लाई मान लो, एक बार एग्जम्प्टेड सप्लाई मान लो, टैक्स और पेनल्टी निकाल दो। तो मैंने लिखवा के आया था ई वे बिल में, यहां सीधा मैं सॉल्यूशन निकाल देता हूं इसका बेटा। थर्ड का ए, हेडिंग है एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी। Under section 129, when owner does not comes forward, taxable goods इकट्ठा ही सॉल्व कर देता हूँ बेटा, लो तो मैंने लिखवा ही दिया था, एग्जम्प्टेड गुड्स, एक बार टैक्सेबल मान लो, एक बार एग्जम्प्टेड मान लो। केस दोनों मत बनवाना कि एक बार ओनर आ रहा है एक बार ओनर नहीं आ रहा, क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है ओनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड। तो एप्लीकेबल टैक्स कितना होगा भाई, कितना टैक्स लेते हैं टैक्सेबल वाले में, सारा का सारा टैक्स दे दो, 100% ऑफ टैक्स। पढ़ो क्वेश्चन में जल्दी से, टैक्स है कितना, 3,60,000, इसका 100% दे दो। टैक्स तो सारा ही लेते हैं ना, यहां तो टैक्स होगा ही नहीं, एग्जम्प्ट है ना, टैक्स होगा ही नहीं, पेनल्टी होगी, पेनल्टी, एप्लीकेबल पेनल्टी, एप्लीकेबल पेनल्टी। ओनर नहीं आ रहा, ओनर नहीं आ रहा, लो याद है आज ही कराया है ई वे बिल में। 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी है बेटा, 30 लाख, 30 लाख का 50% 15 लाख, और इसमें से माइनस करते थे टैक्सेस पेड, टैक्सेस दे दिए इसने 3,60,000, पेनल्टी लगेगी 11,40,000 की। और इधर पेनल्टी होती थी बेटा जब ओनर आता था तो 2%, ओनर नहीं आता था तो 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, और 25,000 लेस था बेटा यहाँ पर, विच एवर इज लेस। तो 5% ऑफ 30 लाख बनेगा ना, वैल्यू 30 लाख है, और 25,000, ये आ जाएगा बेटा आपका 25,000। क्लियर, क्लियर, ऑल क्लियर। सुमित सेज ऑल क्लियर, नालायक, सरकास्टिक वे में बोल रहा हुआ है बेटा। पेपर पूरा ही करा के छोड़ूंगा मैं, तुम कितने मर्जी हिलते डुलते रहो, निपटा के भेजूंगा आज ये पेपर में, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आज जितना हो गया सो हो गया, उसके बाद मैं बिजी हो जाऊंगा बेटा, इसलिए खींचने दो जितना चल रहा है। चलो आगे आओ। Explain the circumstances when the proper officer can cancel registration. Proper officer on its own. Suo moto by PO. Registration cancel suo moto by PO. सेक्शन 29(2). बहुत सारे ग्राउंड लिखवाए थे, पढ़ लेना, मतलब मेरे करवाने लायक नहीं है, प्लेन क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन तो मैंने बोल दिया, रेफर बुक, एक तो मैंने एडवांस रूलिंग और एक ये वाला, बुक नहीं नोट्स में लिखवाता हूँ ना, बुक तो मैं रेफर करवाता ही नहीं था। मतलब लिस्ट क्या बनवाऊँ बेटा, मैं रिटर्न फाइल नहीं कर रहा था, आपका आईटीसी में कॉन्सिक्वेंसेस कर रखे थे, झगड़े ये वो। चलो अगला ध्यान से पढ़ना बेटा, और मुझे ये बताओ, मैंडेटरी बोला था क्लास में पढ़ाते वक्त कि ये जरूर मिलेगा, और ये आ गया।
नाम चेंज करा है बस नालायकों ने, घूमते रहो। मैंने फ्लाई टूर के नाम से क्वेश्चन कराया था क्लास में, ये घूमते रहो आ गया। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मुझे रूल बताओ कौन सा था, कहाँ पढ़ाया था मैंने, बस ये बताओ कौन से चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, बस ये बताना। घूमते रहो लिमिटेड, अ टूर ऑपरेटर अवेल्ड ITC in respect of certain transaction where no such supplier was existent or from a person not doing from business from the registered place of business। मैं मान लेता हूं मैं हूं घूमते रहो लिमिटेड, मैंने किसी ऐसे पर्सन से परचेजेस कर रखी हैं, इनवर्ड सप्लाई ले रखी है जो नालायक मिल ही नहीं रहा, एग्जिस्टेंट ही नहीं है। डिपार्टमेंट उसको ढूंढ रहा है बेटा, लेंस ले लेके मिल ही नहीं रहा वो, या उसके बेटा बिजनेस प्रीमाइसिस पे जा रहे हैं वहां पर नहीं मिल रहा, वो बिजनेस ही नहीं कर रहा वहां से। मैंने क्या सिखाया था, बोगस रजिस्ट्रेशन, पूरी कहानी सुनाई थी कैसे बिल बिकते हैं, बिलिंग का काम कैसे होता है। हाँ सर याद है, ये तुम्हें उल्टी सीधी बातें सब याद होती हैं। चलो, मैंने जिससे खरीदा है वो सप्लायर ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस, नालायक। चांदनी चौक का एड्रेस दे रखा था बेटा, चांदनी चौक आपका कूचा नटवा जगह का नाम होता है, वहां जाके ढूंढा, इस नाम से कोई एड्रेस ही नहीं है, उस नाम से वो पर्सन ही नहीं है। ये एग्जांपल लिया था ना चांदनी चौक वाला। चलो, जुडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ GST वांट टू रिस्ट्रिक्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट बाय घूमते रहो। आपका बेटा जुडिशनल DC क्या करना चाहता है, इस ITC को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है। ठीक है जी, यू हैव बीन अप्रोच बाय घूमते रहो, क्लाइंट हमें बुला रहा है और वो हमसे पूछना चाहता है क्या डिपार्टमेंट हमारा ITC रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इफ यस पहले बी पार्ट पढ़ लो, अगर इफ यस लिखा तो इसका मतलब कर ही सकता होगा। इफ यस अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, बस रूल बता दो बेटा, बाकी तो मैं अभी बस बुक रेफर करवा दूँ, नोट्स रेफर करवा दूंगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में, रूल 86A। कमिश्नर और ऑफिसर ऑथोराइज बाय कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। मैं एक बार तेजी से 86 से लिखवा नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैंने नोट्स प्रॉपर बनवा रखे हैं। चीज़ मैं वो ले रहा हूँ डिस्कशन के लिए जो थोड़ी थोड़ी अलग से है, जो बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है उसमें करवाऊँ क्या बेटा मैं। रूल 86 से चैप्टर भी बता दिया मैंने, पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में मैंने कराया था, वो नोट्स खोल लेना। तेजी से मैं रिवाइज करा देता हूँ बेटा। किसके पास पावर होती थी बेटा, पॉइंट नंबर 1 आपका पावर होती थी कमिश्नर, और ऑथोराइज ऑफिसर ऑथोराइज बाय कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। वो चाहे तो ITC क्या कर सकता था बेटा, आपका रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ये पर्सन चाहे तो बेटा ITC रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फॉलोइंग 4 केसेस दिए थे जहां ITC रिस्ट्रिक्ट हो सकते थे। सबसे पहला, हम किसी ऐसे इनवाइस या डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, हम किसी ऐसे इनवाइस या डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ITC ले रहे हैं जहां पर सप्लायर ही एग्जिस्टेंस में नहीं है, या सप्लायर रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से क्या नहीं कर रहा, आपका बिजनेस नहीं कर रहा। तो पहले वाला केस तो ये दोनों ही थे ना बेटा, जहां पर सप्लायर ही नहीं मिल रहा या वो अपने रजिस्टर्ड प्लेस से बिजनेस नहीं कर रहा। डब्बी एड्रेस दे रखे हैं नालायक ने, बोगस रजिस्ट्रेशन है, पहला वो था। दूसरा केस बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि साहब मैं ITC में घूमते रहूं, मैं ITC क्लेम कर रहा हूं, मेरे पास कोई इनवाइस ही नहीं है। वो 3B में मैंने बताया था ना, 3B सेल्फ असेसमेंट में कितना मर्जी भर दो, 3B जब रिटर्न फाइल करते हैं कितना मर्जी भर दो, वो अपने आप ही भरे जा रहा है सेल्फ असेसमेंट में, इनवाइस नहीं है। तो पावर होती है बेटा रूल 86A में कि वो क्या कर दें साहब, ITC को रिस्ट्रिक्ट कर दें। तीसरा, रिसिपिएंट अगर नॉन एग्जिस्टेंट है, रिसिपिएंट ही नॉन एग्जिस्टेंट है या वो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से क्या नहीं कर रहा है बेटा, अपना बिजनेस नहीं कर रहा, तो इस केसेस में आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका ITC रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। या चौथा, मैं किसी ऐसे इनवाइस या डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ITC क्लेम कर रहा हूं जिसका टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं हुआ, जिसका टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं हुआ। इन 4 केसेस में रूल 86A लगता था और डिपार्टमेंट के पास ये पावर थी कि वो ITC को क्या कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे। चारों केस दोबारा बोल रहा हूं। सबसे पहला, सप्लायर ही नहीं मिल रहा, सबसे पहला सप्लायर ही नहीं मिल रहा, मतलब नॉन एग्जिस्टेंट या रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से वो बिजनेस नहीं कर रहा। नंबर 2, रिसिपिएंट नहीं मिल रहा, नालायक एड्रेस पे जा रहे हैं, उसका बिजनेस ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ताले लगे पड़े हैं उस एड्रेस से, कुछ है ही नहीं, रिसिपिएंट ही नहीं मिल रहा। तीसरा, रिसिपिएंट तो मिल रहा है पर उसके पास कोई इनवाइस नहीं है, वो सेल्फ असेसमेंट में क्लेम करे जा रहा है GSTR 3B में। GSTR 3B में वो क्या कर रहा है बच्चे, क्लेम कर रहा है, वो रेड फ्लैग कर देता है प्रैक्टिकल बेटा आपका पोर्टल, उसको तब भी डर नहीं लग रहा नालायक को, वो क्लेम करे जा रहा है। चौथा बेटा, घूमते रहो किसी ऐसे इनवाइस के बेसिस पे ITC क्लेम कर रहा है, घूमते रहो किसी ऐसे इनवाइस के बेसिस पे ITC क्लेम कर रहा है जिसका टैक्स गवर्नमेंट को भी जमा नहीं हुआ। ये था बेटा आपका रूल 86A। रेफर अपने क्लास नोट्स
चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स में। आईटीसी में मत ढूंढना, मैंने आईटीसी में नहीं पढ़ाया था, पेमेंट ऑफ टैक्स में पढ़ाए थे दो, 86A और 86B। 86A तो ये था और 86B वो था ना कि 99% आईटीसी यूज कर सकते हो, 1% तो कैश में देना ही पड़ेगा। हो रहा है ना बेटा, मैरी क्रिसमस, मजा आ रहा है ना आज? मुझे सेंटा मान लेना आज कि मैं सेंटा हूं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। सर नेक्स्ट एग्जाम में आप ही आ जाना। हाँ बेटा बिल्कुल, मुझे फ़ोन कर दियो बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से, बिल्कुल कर दियो फ़ोन मेरे को बेटा। इन्विजिलेटर ने पकड़ लिया, 5 साल के लिए बाहर है बस, केवल 5 साल। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी, मुझे ख़त्म करना बेटा आज, बस शांत हो जाओ, नालायक इधर उधर की बातें करते हैं, सीरियस ना करो। इसका पढ़ो क्या है ये, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू इशू ऑफ इनवाइस। कौन कौन से इनवाइस इशू करने पड़े हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इशू करने पड़े हैं इन द फॉलोइंग अंडर जीएसटी लॉ। इनवाइस चैप्टर में पढ़ा के आया था मैं, यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। ये कह रहा है एडवांस पेमेंट मिली अगेंस्ट अ सप्लाई पर बाद में सप्लाई ही नहीं हुई। एडवांस पेमेंट मिली अगेंस्ट अ सप्लाई पर बाद में सप्लाई ही नहीं हुई, तो जिस टाइम एडवांस मिलता है उस टाइम हमें देना पड़ता है रिसीट वाउचर। चेक कर लेना, अपने नोट्स में लिखवा रखा है। डॉक्यूमेंट पूछा कौन से होंगे, तो जिस टाइम एडवांस था उस टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, उस टाइम डॉक्यूमेंट होता है रिसीट वाउचर। कोई सप्लाई हुई नहीं, सप्लाई हुई होती तो फिर तो इनवाइस जनरेट होता, कोई सप्लाई हुई नहीं तो इसका मतलब वो एडवांस क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो जब एडवांस वापस करोगे उस टाइम होगा रिफंड वाउचर। सर ये कब पढ़ाया था, सबसे लास्ट लेक्चर देखना इनवाइस का, सबसे लास्ट ना भी पढ़ाया, चलो यहाँ पर समझ लो, पढ़ा रखा है दोस्तों, पर मैं रिपीट कर दूं जल्दी से। जब एडवांस मिला था उस टाइम क्या देगा बेटा, ये रिसीट वाउचर, और कोई सप्लाई तो हुई नहीं, सप्लाई हुई होती तो इनवाइस जनरेट होता, फिर उसको एडवांस वापस करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा तो रिफंड वाउचर। या गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, भेजते थे ना गुड्स को हम अप्रूवल बेसिस पे, पसंद हो तो अप्रूवल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ना पसंद हो तो वापस भेज देना। को याद है बेटा किस चीज में जाता था ये, रास्ते में चेक होता था, ई वे बिल में भी पढ़ाता था ये तो मैं, डिलीवरी चालान। रूल 55 था बेटा इसका, आधा पौना घंटा लगाया था मैंने आपके साथ इस पे, डिलीवरी चालान क्या होता है। डिलीवरी चालान इज एज गुड एज इनवाइस, बस उसमें 2 चीजें नहीं होती, वैल्यू और रेट ऑफ टैक्स, है ना। तो जहां जहां मूवमेंट है पर सप्लाई नहीं है, जहां जहां मूवमेंट है पर सप्लाई नहीं है वहां डिलीवरी चालान होता था ना बेटा। जहां जहां मूवमेंट है पर आपकी बेटा सप्लाई नहीं है, जॉब वर्कर वाले केस में नालायक हो, वहां पर भी डिलीवरी चालान था। गुड्स CKD SKD फॉर्म में जाती थी, वहां पर भी डिलीवरी चालान होता था। गुड्स ऑन अप्रूवल, वहां पर भी डिलीवरी चालान। याद आ गया सर, याद आ गया। चलो जी, मिस धन, क्या है ये नाम, धनवी, मिस धनवी प्रोवाइड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस टू हर क्लाइंट वेयर द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ सच सर्विसेज आर नॉट असर्टेनेबल। रुक जाओ, अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल होती थी तो टाइम ऑफ सप्लाई होता था वो ड्यू डेट, तो वहां पर इनवाइस जनरेट हो जाएगा बेटा आपका। और ड्यू डेट नॉट असर्टेनेबल होती थी तो बेटा जिस दिन पेमेंट मिलती थी, जिस दिन पेमेंट मिलती थी वो होता था टाइम ऑफ सप्लाई। और ये बोल रहा है कोई पेमेंट ही नहीं मिली, कोई एडवांस कोई पेमेंट नहीं मिली, तो कोई इनवाइस जनरेट नहीं होगा। नो डॉक्यूमेंट, नो डॉक्यूमेंटेशन। सर लास्ट वाला दोबारा बताओ ना, मैं दोबारा बोलता हूँ बेटा। आपको याद हो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कई केस बनते थे हम, उसमें बनते थे ड्यू डेट इज असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू डेट इज नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू डेट इज बेस्ड अपॉन कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। ऐसे 3 केसेस बनाते थे, तो उसमें से एक पूछ लिया उन्होंने कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नॉट असर्टेनेबल है, तो उसमें हम पढ़ते थे कि इनवाइस कब तक जनरेट हो, ऑन और बिफोर द डेट ऑन विच पेमेंट इज रिसीव, ऑन और बिफोर द डेट ऑन विच पेमेंट इज रिसीव, उस दिन तक इनवाइस जनरेट होता था। तो पेमेंट तो यहाँ कुछ मिली ही नहीं, तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। अरे जब कुछ मिला ही नहीं ना तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। हाँ करो, क्या हाँ करें सर, विश्वास ही उठ रहा है। मतलब एक भी चीज बाहर से नहीं है कि एक भी चीज बाहर से आई हो,
फिर भी पेपर तुमसे सोल्व नहीं होते। मतलब क्या मुश्किल है इसमें यार, विद चॉइस तक करवा रखा है मैंने तुम्हें। आओ जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। पढ़ो। जे एंड कंपनी सेल्फ असेस्ड टैक्स लाइबिलिटी, सेल्फ असेस्ड है, सेल्फ असेस्ड 80,000 अप्रैल मई की, बट फेल टू मेक द पेमेंट। पेमेंट कब तक करनी थी इसको? ड्यू डेट 20 मई। वैसे लिख रहा हूं टाइम पास के लिए। आगे बता। डिपार्टमेंट ने उसके बाद पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी इसके ऊपर सेक्शन 73 में, ठीक है जी। फेल्स टू पे द जीएसटी एंड इशू शो कॉज नोटिस ऑन 9 अगस्त 2022 विच वाज रिसीव ऑन 13 अगस्त 2022। कोई दिक्कत नहीं, इसने जमा करवा दिया बेटा टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट। पेनल्टी जमा नहीं करवाई, टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट जमा करवा दिया 25 अगस्त को, और डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया। डिपार्टमेंट कह रहा है बहुत बढ़िया, आपने टैक्स और इंटरेस्ट जमा करवा दिया, पेनल्टी तो जमा करवा। और डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगा दी 50% ऑफ टैक्स। डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगा दी 50% ऑफ टैक्स। 80,000 का कुछ होगा बेटा, उसका 50% की क्या लगा दी इन्होंने? पेनल्टी लगा दी। ये कह रहे हैं करेक्टनेस ऑफ स्टैंड टेकन बाय डिपार्टमेंट। आपको एक सेक्शन याद आ रही हो बेटा 73(11), सेक्शन 73 आपकी सबसेक्शन 11, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 30 दिन के अंदर अंदर, ड्यू डेट के बेटा 30 दिन के अंदर अंदर पे करना होता है, नहीं तो इसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। 73(11) आराम से अपने नोट्स में चेक कर लेना। अभी सुन लो बस एक बार। सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपका बेटा क्या करना होता है साहब? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से, मेरे एग्जांपल में 20 मई 2022 से 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना होता है बेटा? पे करना होता है। अदरवाइज इसके ऊपर पीओ के पास पावर होती है कि पीओ इसके ऊपर क्या लगा दे बच्चे? पेनल्टी लगा दे। पेनल्टी जो होती थी कितनी होती थी बेटा, याद करो? 10% ऑफ टैक्स और ₹10,000 whichever is higher। 10% ऑफ टैक्स और ₹10,000 whichever is higher, इतने की पेनल्टी होती थी बेटा। तो अपने में 10% ऑफ टैक्स था 80,000, तो पेनल्टी कितने की लगेगी भाई? अरे चल क्यों नहीं रहा भाई? हाँ जी, अमाउंट ऑफ पेनल्टी 10% ऑफ 80,000 और 10,000 whichever is higher। तो पेनल्टी जो लगेगी बेटा 8,000 और 10 whichever is higher 10,000 की। मैं दोबारा बोलता हूँ, स्टार्टिंग से दोबारा बोलता हूँ। 73(11) सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 ये बोलती थी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना मैंडेटरी है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना मैंडेटरी है। ड्यू डेट के 30 दिन के अंदर अंदर आप पे कर देना। वहां पर चेक करो, मैं प्रॉपर लिखवा के आया था। अगर ड्यू डेट तक पे कर देते हैं कोई आपका बेटा साइड इफेक्ट नहीं। अगर ड्यू डेट निकल गई 30 दिन के अंदर अंदर कर देते हैं तो खाली इंटरेस्ट लगता था, और अगर ड्यू डेट के 30 दिन भी निकल गए तो इंटरेस्ट का तो मीटर चालू होता ही था बेटा, पेनल्टी और लगती थी। 30 दिन अगर निकल गए इंटरेस्ट का तो मीटर चालू था ही, पेनल्टी और लगती थी। पेनल्टी थी 10% ऑफ टैक्स और 10,000 whichever is higher। वो पेनल्टी कितनी बन रही है बेटा? 10,000। फिर कुछ बच्चे अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाते थे कि सर 30 दिन के अंदर अंदर अगर पे कर देते हैं तो फिर वो माफ तो हो जाता था, पेनल्टी माफ तो हो जाती थी। अगर शो कॉज नोटिस से 30 दिन के अंदर अंदर पे कर दें बेटा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स माफ नहीं होता था, उसकी पेनल्टी माफ नहीं होती थी। याद करो, माफ वो होता था जो डिपार्टमेंट ने पकड़ा था, जो ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट ने कैप्चर करी थी वो वाली होती थी। जो ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट ने कैप्चर करी थी वो वाली माफ होती थी। सेल्फ असेसमेंट के ऊपर वो लगता ही नहीं था, प्रोविजन नहीं लगते थे, पेनल्टी देनी ही देनी पड़ेगी। ठीक है सर, तो इस केस में पेनल्टी देनी पड़ेगी और वो 10,000 की। तो कमेंट कैसे पास करेंगे? कमेंट डिपार्टमेंट स्टैंड वैलिड है बट 40,000 नहीं, डिपार्टमेंट कितना रिकवर कर सकता है? 10,000।
प्रॉपर लिख के आना एग्जाम में। 7311 बेटा पेनल्टी का वेवर है ही नहीं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेनल्टी का कोई वेवर नहीं है, पेनल्टी देनी ही पड़ती है 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। तो स्टेटमेंट जो है बेटा पार्शली आपकी क्या है, डिपार्टमेंट का स्टैंड पार्शली वैलिड है। पेनल्टी तो लगा सकता है पर वो 40,000 की नहीं मेरे एग्जाम्पल में 10,000 की। 50% तो पेनल्टी अगर याद आ रही हो बेटा वो तो 74 में लगती थी ना मेरे बच्चे, मेलाफाइड वाले केस में। फिर बच्चे को ये लगे 85% क्यों दिया डिपार्टमेंट ने, एग्जामिनर ने, वो 74 से कंफ्यूज करना चाह रहा है ना आपको। पर मुझे पता है आप कंफ्यूज होंगे नहीं बेटा, पता है ना कि मैं अपने आप ही खुश हो रहा हूं। सर ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया था, बिल्कुल किया था बेटा। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3। चलें आगे। अरे अभी बेटा बस एक काम करो, फिर मेरी सुनो, खाली ये जीएसटी वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लो बेटा। मैं सीरियसली इसके बाद बेटा बिजी हो जाऊंगा ऑडिट्स में। आज छुट्टी है अपना ये बेटा, इसकी संडे भी पड़ गया, 25 तारीख भी पड़ गई बेटा, चांस की बात हो गया तो बढ़िया हो गया। तो जितना इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सको बेटा कर लो, आप ही के बेनिफिट के लिए बच्चे, फिर दोबारा पता नहीं कब लेके बैठ पाऊंगा मैं। चलो जी ठीक है सर। ये कस्टम के 2 क्वेश्चन आए थे, तो कहाँ गया? चौथे का फर्स्ट पार्ट मैं यहीं सोल्व कर दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। मिसिज नंदनी इंडियन रेजिडेंट है, विजिट लंदन की थी, 45 दिन के बाद ही वापस आ रही है। मिसिज है बेटा तो इन्फेंट तो होंगी नहीं, इंडियन रेजिडेंट है। इनका जीएफए कितना होगा? जीएफए 50,000। चलो जी आ गया हूँ। पर्सनल इफेक्ट्स सारे के सारे टैक्स फ्री होते हैं, जीएफए में आते ही नहीं। एक लैपटॉप बेटा आपका पैसेंजर की एज 18 साल या उससे ऊपर हो तो टैक्स फ्री होता है, जीएफए में आता नहीं। अब एक चीज ध्यान से चलना, ज्वेलरी 30 ग्राम, वो उससे कंफ्यूज मत कर जाना कि जो 1 साल के बाद आते थे। जेंटलमैन पैसेंजर की ज्वेलरी कुछ अलग एग्जम्प्ट होती थी, फीमेल पैसेंजर की ज्वेलरी कुछ अलग एग्जम्प्ट होती थी। वो तब लगता था जब 1 साल के बाद आते थे। हाँ सर ये तो खाली 45 दिन में आ रही है ना लेडी वापस, तो बेटा तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये भी टैक्सेबल होगा, ये भी टैक्सेबल होगा। तो टोटल टैक्सेबल कितना हो रहा है? टोटल टैक्सेबल 130 और 190, 60, 190 हो गया टोटल। 50,000 का जीएफए, 140 के ऊपर टैक्स लगेगा बेटा। एक 40 के ऊपर क्या लगेगा बच्चे? टैक्स लगेगा। ठीक है, 38.5% कस्टम ड्यूटी निकालनी है भाई। तो टैक्स लाइबिलिटी 140 मल्टीप्लाइड बाय 38.5%। तो ज्वेलरी पे तो अलग से रिलैक्सेशन मिलती थी ना, आपने पढ़ाई थी बेटा, वो तब होती थी जब 1 साल के बाद आते थे। ये तो 1 साल के अंदर अंदर आ गए। ठीक, आगे आओ। एंटी डंपिंग ड्यूटी कब से इफेक्टिव होती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी कब से इफेक्टिव? सेम क्वेश्चन है अपने स्टडी मेट में जो मैंने दे रखा है आपको। कब से होती थी इफेक्टिव? अगर प्रोविजनल बेसिस पे लगाई थी तो जिस दिन प्रोविजनल बेसिस पे लगी वहां से 5 साल के लिए होती थी ना, प्लस एक्सटेंशन 5 साल। तो प्रोविजनल नहीं लगाई तो जिस दिन फाइनल नोटिफिकेशन आई उस दिन से 5 साल। और अगर रिट्रोस्पेक्टिव लगा दी बैक डेट से, 90 दिन बैक डेट जा सकते थे ना, तो रिट्रोस्पेक्टिव से बैक डेट से 5 साल काउंट करते थे। ये पूछ रहा है कमेंसमेंट मतलब कब से स्टार्ट होंगे, वो 5 साल की जो इफेक्टिव डेट है। एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 साल तक की लाइफ होती है, वो स्टार्ट कब से हो? अगर रिट्रोस्पेक्टिव लगी है, बैक डेट से लगी है तो बैक डेट से 5 साल। कोई प्रोविजनल बेसिस पे नहीं लगी तो जिस दिन फाइनल नोटिफिकेशन आई वहां से 5 साल। और अगर प्रोविजनल बेसिस पे लगी है तो जिस दिन प्रोविजनल नोटिफिकेशन आई थी वहां से 5 साल। ये है बेटा आपका वाइंड अप हो गया अपना जीएसटी इन टोटलिटी। तो
कस्टम के 2 क्वेश्चन है बेटा, 10 नंबर तक का कस्टम आता है, 2 आगे 5-5 नंबर के। तो अपना 70 में से बेटा 60 नंबर की जीएसटी है। तो अपना देख लो, कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाउंस हो या ऑफ द ट्रैक हो। 100% बेटा अपनी कवरेज है। कहो तो बेटा ये भी निपटा दूं, 1-1.5 घंटा लगेगा। बस करो भाई, कंप्यूटर से निकल के मारो गया। ठीक है, फिर मैं कल परसों में देखता हूं बेटा इसको। कोई क्वेरी? चलो, थैंक यू वेरी मच बेटा, एंड विश यू ऑल अ वेरी मैरी क्रिसमस। एंजॉय करो बेटा आप जाके। थैंक यू वेरी मच।